जय हिंद दोस्तों। जैसे कि अभी 68वीं हाल फिलहाल में 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुई है और देखा गया है ये कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिहार से रिलेटिव थे और बहुत अंदर से थे। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये भी पता चला होगा आपको कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे में बिहार के जो भागलपुर से जो मिर्जा तेउर की ओर जो रेल मार्ग जाती है, वहाँ सबसे अंतिम जो रेलवे स्टेशन है कौन सा है, जो पीर पंक्ति करके जो रेलवे स्टेशन है वो है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा मैंने रेलवे मार्ग वाला पूछा गया था। एक और क्वेश्चन था कि बिहार में पहली बार चाय बागान कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये जो जो है यहाँ पे किशनगंज के जो ठाकुरगंज है वहाँ पे किया गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन बीपीएससी में 68 में पूछा गया था, ये कि देखा जाए कि ये जो सबसे जनसंख्या वृद्धि बिहार के कौन से जिला का रहा है, और 3 जिला जो है ना क्रम से दे दिया गया था, बढ़ते क्रम में बताना था। जैसे कि आपका एक हो गया मधेपुरा हो गया, फिर उसके बाद में किशनगंज हो गया और एक सारण करके था। तो ये टाइप से जो है क्वेश्चन, ये वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर था। एक और क्वेश्चन बिहार से दोस्तों था कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय किसका सबसे कम है, न्यूनतम किसका है। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं, शिवहर का सबसे कम है। शिवहर का मैंने देखा जाए तो यहाँ पे है शिवहर आपका पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में। तो वो उसका जो है कि प्रति व्यक्ति आय लगभग 19,000 के आसपास है, सॉरी प्रति व्यक्ति आय, हाँ ठीक है 19,000 के आसपास है। और सबसे ज़्यादा जो है बिहार में पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जिसमें देखा जाए कि पटना के लगभग 131 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। तो इस तरह से था। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय तो पता ही है 50,555 जो है प्रति व्यक्ति आय है बिहार का, पूरा ओवरऑल बिहार में देखा जाए तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें था। हम बिहार स्पेशल का मैप लेके आए हैं दोस्तों कि आपको देखा जाए कि 68वीं जो हुई है उसके बाद जो 69वीं जो आने वाली है, और उस एग्जाम में आपका जो है मेन फोकस जो है मैप पढ़ो और मैप के माध्यम से एक भी क्वेश्चन न छूटे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, और खास इसलिए होगा क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है उनको लाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के जो है, उत्तर प्रदेश से कितने जिले उत्तर प्रदेश का बिहार के साथ लगते हैं, और बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के कौन कौन से जिले बिहार के साथ लगते हैं, और बिहार के कौन कौन से जिला झारखंड के साथ लगते हैं। फिर आपका पश्चिम बंगाल कौन सा जिला जो है कि बिहार के साथ लगता है, और बिहार के कौन कौन से जिले पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगर इस तरह से बीपीएससी पूछेगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्योंकि इस बार जो पूछा गया था कि निम्न में से किस बिहार का मैंने सबसे अधिक जिला, बिहार का सबसे अधिक जिला जो है किस राज्य से लगता है। बिहार का जो है कि जिला की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला लगता है बिहार का, और झारखंड के साथ भी 8 जिला बिहार के लगते हैं। तो इस तरह से ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें जहां तक लगता है इस मैप से बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे हमारे ग्रुप में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार चले हैं, चाहे जनसंख्या से रिलेटिव हो, या साक्षरता दर हो, या कहा जाए कि लिंगानुपात हो, या उसकी शहरी जनसंख्या या ग्रामीण हो, या उसकी शहरी साक्षरता दर हो या ग्रामीण हो, या धार्मिक जो एजुकेशन है, जनसंख्या है, लिंगानुपात है। तो उससे संबंधित जो है क्वेश्चन हमारे ग्रुप में कई बार चले हैं, रिपीट भी हुए हैं। अगर उस तरफ से क्वेश्चन आएंगे तब क्लियर हो जाएगा। और जहां तक रहा है बात की अभी हम मैपिंग जो लेके आए हैं क्लास, इसी तरह से और भी आपको वीडियो अच्छा जो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। हम मैप से संबंधित बिहार का अभी वीडियो लेके आए हैं। इसके अलावा और भी सारे खनिज पदार्थ जो क्षेत्र है बिहार में कहाँ कहाँ पाया जाता है, या कहा जाए कि कहाँ पे मतलब कि जनसंख्या है, या कौन से झील कहाँ पे है, या जो पर्वत श्रृंखला है, या पठारी क्षेत्र है, या खनिज पदार्थ क्षेत्र है, उन सभी पर संबंधित वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल अभी दोस्तों आपको मैप समझाने के उद्देश्य से ये लाए हैं। और इसके बाद और बात करें तो आपका कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपका नेपाल से भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम लेके आए हैं, जो अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और बीपीएससी में जो पूछा गया था उससे कहा जाए कि अगर ये पूरा देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा। तो हम चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ कि वीडियो में क्या क्या है। पिछला बार जो है कि क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था कि पटना जो है कितने राज्यों पटना जो है कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो पटना के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों, लगभग 9 जिलों के साथ, यानी लगभग नहीं
पूर्ण रूप से कहा जाए कि 9 जिला के साथ सीमा साझा होता है पटना का। और इसके बाद जो है कि एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो लगभग 12 जिलों के साथ गुजरती है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी बिहार के किस जिला से सबसे अधिक लंबाई दूरी तय करती है, तो सबसे ज्यादा जो गुजरती है आपका पटना से गुजरती है, लगभग 99 किलोमीटर के आसपास में ये गुजरती है। दूसरा नंबर भागलपुर हो जाता है, सबसे कम लखीसराय से गुजरती है ये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इससे हमें लगता है कि क्लियर हो जाएगा। और एक और बात है कि आपका नदी से संबंधित भी वीडियो हम बना रहे हैं ग्रुप में, ये आपका यूट्यूब चैनल पर जो JS.95 है उस पर डाल दिया जाएगा। इससे आपको लग रहा है कि हाँ इससे बेनिफिट होने वाला है तो आप जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए हम लोग अपने आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों पहले तो बात जो है कि जो नेपाल है, बिहार के नॉर्थ साउथ में पूरा नेपाल है, साउथ में आपको पता ही है कि झारखंड है, पश्चिम में देखा जाए तो आपका ये पश्चिम में जो है कि आपका उत्तर प्रदेश है और पूरा में आपका बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। तो इस तरह से संबंधित जो क्वेश्चन है जो आएंगे हम ये इस क्वेश्चन को अभी ये बताते हैं कि क्या क्या है। तो हम पहले चलते हैं दोस्तों कि नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार का लगता है। और बिहार का जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 729 किलोमीटर जो है लगता है। जो भारत में कहा जाए कि सबसे अधिक सीमा जो है ना नेपाल के साथ जो साझा होता है वो बिहार का होता है। उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सीमा बिहार साझा करता है नेपाल के साथ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें देखा जाए कि बिहार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बिहार से नेपाल से जो बिहार के कितने जिले लगे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें भी कौन सा जिला सबसे ज्यादा लगा हुआ है, सबसे कम कौन लगा हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है ना सबसे अधिक सीमा जो है ना दूरी में देखा जाए सीमा सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण के लगता है। और ये पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में जो है कि बिहार से सबसे बड़ा जिला हो गया आपका। दूसरा नंबर पर आपका देखा जाए तो पश्चिम चंपारण के बाद में हो गया पूर्वी चंपारण। उसके बाद देखते हैं तो आपका सीतामढ़ी है। पूर्वी चंपारण के बाद आपका सीतामढ़ी है। ध्यान देंगे ये कि शिवहर नहीं लगता है नेपाल के साथ, और ये मुजफ्फरपुर से भी नहीं लगता है। अभी हाल फिलहाल में कुछ मैप देखिएगा तो उसमें मुजफ्फरपुर के साथ बताता है, कुछ में नहीं बताता है। तो ये जो है कि ये मुजफ्फरपुर से नहीं लगता है, एक तरह से समझा जाए, क्योंकि कई सारे मैप को अध्ययन किए तो उसमें देखे कि नहीं था। और उसके बाद देखिए सीतामढ़ी के बाद जो है दोस्तों आपका मधुबनी है। मधुबनी के बाद सुपौल है। सुपौल बहुत कम लगता है, कहा जाए कि सुपौल का जो सीमा है बहुत कम ये इसके साथ लगता है, आपका नेपाल के साथ लगता है, बहुत कम। तो ये ध्यान देंगे, बहुत कम जो है ना नेपाल के साथ सीमा लगता है सुपौल का। सुपौल के बाद में अररिया हो गया दोस्तों यहाँ पे, और अररिया के बाद में आपका ये किशनगंज हो गया। तो ये जो है ना कुल 7 ऐसे जिले हैं बिहार के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और वही 729 किलोमीटर होता है। 729 किलोमीटर हो गया टोटल इसका मैंने लंबाई जो यहाँ से मैंने। और इस क्षेत्र जो है यहाँ पे आपको पढ़े होंगे कि सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो वाल्मीकि नगर वगैरह यहाँ पढ़े होंगे, उदयगिरी जो अभियान है आपका ये पश्चिमी चंपारण में है। तो यहाँ से देखा जाए तराई क्षेत्र ही है जो आप पढ़े होंगे 1942 की जो क्रांति पढ़े होंगे, जिसमें हजारीबाग से जो है भागकर जो है जेल से भागते हैं ये जेपी नारायण, और वो तराई क्षेत्र में जाके लुप्त हो जाते हैं और वहां से छापामार युद्ध करते हैं, जिसमें आपका कहा जाए कि बकरा के टापू वगैरह क्षेत्र में ये रहते हैं, वहीं से छुप कर जो है वार करते हैं। उनका सहयोगी राम मनोहर लोहिया वगैरह होते हैं। तो वो लोग भी देखा जाए कि इसी तराई क्षेत्र में अपना ये क्या हुआ था कि छुप कर वार करते थे। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो ये क्षेत्र बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखा जाए कि ये आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। ये 7 जिला जो है बिहार के नेपाल के साथ लगते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये कि अब देखा है कि नेपाल के कौन कौन सा क्षेत्र जो है बिहार के साथ लगता है। तो देखिए 729 तो बता दिए कि इतना किलोमीटर जो है कि बिहार का सीमा लगता है नेपाल के साथ। उसके बाद जो है कि लुम्बिनी पढ़े होंगे जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था।
महात्मा बुद्ध जो है जो नेपाल में के लुम्नी में पढ़े होंगे, वहाँ जन्म हुआ था। तो लुम्नी भी बिहार के साथ, पश्चिमी चंपारण के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा काठमांडू के भी कुछ क्षेत्र जो है लगता है। और ये बात करें तो जनकपुर, जनकपुर जो सीता माता का जो जन्म हुआ था, पढ़े होंगे आप लोग कि सीता माता का जन्म नेपाल में हुआ था, तो वही जनकपुर जो है आपका नेपाल में ही है। और एक और है कि विराटनगर, विराटनगर बहुत ही प्रचलित क्षेत्र है ये, और ये भी जो है बिहार के जिले के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो लुम्नी हो गया, काठमांडू हो गया, और फिर जनकपुर हो गया और विराटनगर हो गया। तो ये सब जो है कि बिहार के साथ लगते हैं ये क्षेत्र। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों बिहार में जो है कि आपका 28 राज्य है, और सॉरी बिहार में नहीं, भारत में 28 राज्य है। और इसमें देखा जाए कि नेपाल जो है, नेपाल में जो प्रांत है 7 प्रांत है, 7 प्रांत यानी राज्य ही है एक तरह से। और उसमें से 4 प्रांत जो है बिहार के साथ सीमा साझा करता है, लगभग 4 प्रांत। और उसके बाद कहा जाए कि नेपाल में जो जिले हैं 77 को जिला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नेपाल के लेके। नेपाल में 77 को जिला हो गया। उसके बाद में जो प्रांत है या राज्य बोले वो 7 को हो गया। और बिहार का 7 गो जो जिला है, 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि नेपाल के साथ भी जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ लगते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार का भी 7 और उत्तर प्रदेश का भी 7, और उत्तर प्रदेश का 7 जिला नेपाल के साथ लगता है। और एक और बात कि उस जो प्रांत है यानी कि जो राज्य है नेपाल में वो 7 ही है, और 77 7 दिख रहा है, यानी 77 जिला भी है नेपाल में। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार का बात करें तो 38 जिले हैं। इसकी जनसंख्या जो है कि आप लोग जानते ही हैं कि ये 10,41 करोड़ के आसपास है, मैंने सॉरी 10 करोड़ 41 लाख के आसपास में है जनसंख्या इसका। तो आप लोग बढ़िया से इसको जानते भी हैं कि हाँ कितना जनसंख्या। इसके अलावा कि बिहार के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले पटना है, साक्षरता में आपका ये रोहतास है, फिर उसके बाद सबसे कम साक्षरता में आपका पूर्णिया है, महिला में सबसे कम साक्षरता में आप जानते हैं कि हाँ सहरसा है। तो इस तरह से मैंने कॉमन क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा वर्षा वगैरह होता है कि किशनगंज में होता है सबसे कम। अभी वाला के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो आपका अरवल आया था, पहले होता था औरंगाबाद में, लेकिन अब अरवल आ गया। तो ये सब जो है क्वेश्चन कि आपका ये देखा जाए कि इधर से आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों बात करें तो अब देखिए क्वेश्चन इधर आता है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि क्या बनेगा इससे। तो देखा जाए पश्चिम जो बंगाल है उससे बिहार का कौन कौन से जिला लगते हैं। तो एक तो किशनगंज हो गया, फिर पूर्णिया हो गया, पूर्णिया के बाद में कटिहार हो गया। ये 3 जो जिले हैं आपका पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं। और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र हम देखते हैं कि कौन कौन से बिहार के साथ लगता है। तो देखिए दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग के नाम सुने होंगे, वहाँ का चाय बहुत फेमस है, मैंने कि सबसे अच्छा चाय जो है उत्पत्ति होता है दार्जिलिंग में। और बिहार में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर जो है कि चाय बागान स्थापित किया गया था। तो ही आपका किशनगंज के जो है ना ठाकुरगंज में हुआ था, जो बीपीएससी इस बार 68वीं में पूछा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे है ठाकुरगंज जो दार्जिलिंग से लगा हुआ है, और वहाँ ये दार्जिलिंग से लगा हुआ है। तो इस तरह से चाय वहाँ उत्पत्ति होता ही है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, फिर कटिहार हो गया। तो इस तरह से देखा जाए कि 3 लगता है। और जो पश्चिम बंगाल का जो जिला है तो वो भी 3 लगता है, यानी पश्चिम बंगाल का भी 3 जिला और बिहार का भी 3 जिला लगता है। यानी कि देखा जाए तो दार्जिलिंग बिहार पश्चिम बंगाल का लगता है, फिर उत्तरी दिनाजपुर लगता है, फिर एक मालदा है। मालदा का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस जगह है मालदा। तो ये मालदा डिवीजन भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 जिला पश्चिम बंगाल का बिहार के साथ, और बिहार का 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ। तो ये हो गया, इतना लगा रहा है। अब एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन ऐसा जिला है बिहार के जो पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ लगता है। तो देखिए ये किशनगंज पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ लगा है। यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा, इधर पश्चिम बंगाल है और ये किशनगंज दोनों के साथ लगा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ये झारखंड से जो लग रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल से लग रहे हैं, दोनों जिला के नाम बोले कि कौन ऐसा जिला है बिहार का जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो कटिहार है। कटिहार याद रखिएगा, कटिहार बहुत बड़ा एक ये रेलवे जंक्शन भी है एक तरह से देखा जाए। तो ये कटिहार जो है आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो इसके बाद बात करते हैं कि जो ये झारखंड के साथ कितने जिले लगते हैं। तो झारखंड के साथ जो है ना बिहार के 8 जिले लगते हैं। कन्फर्म होकर बोल रहे हैं,
बिहार का 8 जिले झारखंड के साथ लगते हैं और जो झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ लगते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों बिहार के कौन कौन से 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ लगते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि फिर झारखंड के कितने जिले, जो 10 जिले हैं कौन कौन से जो बिहार के साथ लगते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं यहाँ पे। तो रोहतास है, रोहतास कहा जाए कि साक्षरता में सबसे हाईएस्ट है, इसका साक्षरता दर 73.37 है। याद रखिएगा इसका साक्षरता दर बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर यही है, रोहतास में। ये हो गया, रोहतास हो गया। फिर उसके बाद में औरंगाबाद आपका झारखंड के साथ लगता है। औरंगाबाद के बाद गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, फिर भागलपुर हो गया और कटिहार, लास्ट कटिहार हो गया। यानी कि आपका दोस्तों की 8 को ऐसे जिले हैं बिहार के, 8 ऐसे जिले हैं जो आपका झारखंड के साथ लगे हैं। अब देखते हैं कि झारखंड के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो आपका ये बिहार के साथ लग गए हैं। तो देखिए गढ़वा एक जिला है, गढ़वा नाम करके गढ़वा एक जिला है, यहाँ पे देख रहे होंगे। गढ़वा जो जिला है वो आपका झारखंड का जो जिला है जो बिहार के साथ लग रहे हैं। उसके बाद में ये पलामू, देखिए गढ़वा के बारे में एक बात करते हैं दोस्तों। तो ये गढ़वा जिला जो है छत्तीसगढ़ के साथ भी लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है और बिहार के साथ भी लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये यहाँ देखें तो ये पलामू है, गढ़वा के बाद में पलामू हो गया। पलामू के बाद में आपका चतरा हो गया और चतरा के बाद में हजारीबाग हो गया। हजारीबाग देखा जाए कि यहीं से जो है कि आपका इनको भागे थे, जो जेल को टॉप कर भागे थे, मैंने जेल से निकल के जो है कि जेपी नारायण यहाँ से निकल के और जो तारी क्षेत्र में गए थे, यहीं से अपने छात्रों के सहयोग से वहाँ गए थे। ये दीपावली के रात में भागे थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है कि कौन से दिन को भागे थे, यानी तो दीपावली के रात में भागे थे। तो ये था आपका, तो ये हजारीबाग हो गया। फिर ये हो गया आपका कोडरमा हो गया आपका 5वां जिला हो गया झारखंड का जो बिहार के साथ लगता है। छठा में गिरिडीह देखें। उसके बाद देवघर वही देवघर है जहाँ पे जो शिव जी का जो एक 12 जो अथी है ज्योतिर्लिंग है, तो उस 12 में से एक यहाँ है जो झारखंड में देवघर में है। और इसी देवघर से आप 1942 का जो क्रांति सुने होंगे, नहीं सॉरी 1857 की क्रांति जो रोहिणी से शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था, रोहिणी से ही हुआ था, देवघर की रोहिणी से 1857 की क्रांति हुई थी शुरू। बिहार में देखा जाए तो बिहार उस समय झारखंड इसके बिहार के साथ था। और बिहार में मेन रूप से कहा जाए तो पटना से शुरू हुआ था और 3 जुलाई को हुआ था। और उस समय पीर अली जो थे एक पुस्तकालय विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता थे, उन्हीं के द्वारा जो है कि आंदोलन किया गया था। 3 जुलाई को ये आंदोलन करते हैं, फिर इनको 4 जुलाई को फांसी दे दी, 7 जुलाई को फांसी दे दिया जाता है। और लास्टली जो है कि आगे आंदोलन वीर कुंवर सिंह द्वारा बढ़ाया जाता है और वो लगभग 25 जुलाई को सेना को संगठित करते हुए और अंग्रेजों को जो टेलर रहते हैं उन लोगों के विरोध में युद्ध छेड़ते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो गया देवघर हो गया। देवघर के बाद में ये दुमका हो गया। दुमका के बाद में ये गोड्डा हो गया, गोंडा बोलते हैं इसको। और एक हो गया साहिबगंज। साहिबगंज झारखंड का ऐसा जिला है दोस्तों, एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। एक ही जिला है जो झारखंड का, वहाँ से गंगा नदी गुजरती है झारखंड के। याद रखिएगा ये झारखंड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण का बात है, जो बीपीएससी या झारखंड पीसीएस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, उत्तर प्रदेश वाले के लिए भी है और पश्चिम बंगाल वाले के लिए भी है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी जो तैयार कर रहे हैं, बिहार के जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए, सभी के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानकारी रखना चाहिए, जानकारी नॉलेज जो है कभी भी आपका काम आता है, तो इसलिए ये सब जानकारी रखना चाहिए। तो देखा जाए तो ये 10 जो जिले हैं बिहार के साथ झारखंड के 10 जिले लग रहे हैं। जैसे मैं अभी बता दिए, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, गोंडा हो गया और एक साहिबगंज हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये पूरा हो गया, अब समझ में आ गया होगा कि हाँ बिहार का जो है कि 8 जिले झारखंड के साथ लगते हैं और झारखंड के 10 जिले जो है बिहार के साथ कौन कौन लगते हैं, यहाँ से पता चल गया होगा पूरा दोस्तों। और चलिए अब हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो है पश्चिम में है और ये यहाँ से हमारे जो रिलेशन है उत्तर प्रदेश के साथ बहुत ही पुराना है, गहरा है। क्योंकि देखा जाता है जब अस्थायी बंदोबस्त
लगता है 1793 में, तो उस समय जो कर्नवालिस लगाता है वो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश को एक साथ लेके ये लगाता है। जो कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक संयुक्त प्रांत का जो एक नेतृत्व करता है, या बिहार और बंगाल को एक प्रांत के रूप में जो मुगल हो चाहे अंग्रेज हो मिलाने का कार्य किया। तो इस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से अब जो है बिहार कौन कौन से जिले लगते हैं, और ये बिहार का कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले बिहार के साथ लगते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो जो है पश्चिम चंपारण जो है आपका नेपाल के साथ भी लगता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है। तो ये ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के साथ भी लग रहा है पश्चिम चंपारण और नेपाल के साथ भी, और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लगता है और ये नेपाल से भी सबसे ज्यादा लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में गोपालगंज हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद में गोपालगंज हो गया, गोपालगंज के बाद सिवान हो गया, और सिवान के बाद में सारण हो गया। सारण, ये सिवान वही जहाँ पे आपका क्या राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, 1882 के आसपास में लगभग इनका जन्म हुआ था, 82 या 84 है, ध्यान थोड़ा ये हो रहा है। तो ये सिवान में इनका हुआ था। फिर ये सारण वही है जिसको छपरा बोलते हैं दोस्तों, लेकिन छपरा जिला नहीं है, अभी सारण वर्तमान में है, पहले बोला जाता था। 1942 में जो है कि इसको बहुत ही अशांत जिला घोषित किया गया था, या कुख्यात जिला भी बोला गया था, इसको अंग्रेजों द्वारा बोला गया था, क्योंकि यहाँ से क्रांति जो है कि अंग्रेजों का विरोध बहुत करते थे, और जेपी नारायण यहीं से थे, जो अपने एग्जाम के 20 दिन पहले जो है कि आंदोलन में कूद पड़े थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। असहयोग आंदोलन में उन्होंने पहले मैंने कि ये क्लास छोड़ दिया था गांधी जी से प्रेरित होकर। उसके बाद बात करें दोस्तों तो ये सारण के बाद में आपका भोजपुर हो गया, भोजपुर के बाद में बक्सर हो गया, बक्सर के बाद में कैमूर हो गया, एक रोहतास है। रोहतास है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, याद रखिएगा। रोहतास जो ऐसा जिला है कि झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के भी साथ सीमा साझा करता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक मिनट और हम देख लेते हैं, जैसे में पश्चिम चंपारण हो गया, फिर गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया और एक रोहतास हो गया। दोस्तों बात करते हैं यहाँ से जो है चूना पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है। अभी एक और क्वेश्चन आपका खनिज पदार्थ से पूछा गया था 68वीं बीपीएससी में कि सबसे ज्यादा जो है ना चूना जो है ये बलुआ चूना इस टाइप से करके था, चूना पत्थर करके, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है तो कैमूर और रोहतास दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों मुंगेर में पाया जाता है, मुंगेर आपका यहाँ पे है, मुंगेर में भी पाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में जो हम यहाँ पे ये बात किए हैं, एक जमुई की बात कर रहे थे दोस्तों, उस समय जमुई में भारत का लगभग 44% सोना जो है कि यहीं पे मिला है, मैंने कि अनुमान लगाया गया है 44% का आसपास, और इसका खनन भी स्टार्ट किया गया है। अगर हो जाता है तो बिहार अन्य जो बिहार में भारत में जो राज्य है जहाँ पे कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन या भंडारण देखा जाता है, उससे ज्यादा बिहार में पाया जाएगा। तो बिहार के लिए बहुत ही लाभप्रद की बात है। और इस तरह से मैंने जमुई में भी देखा जाए कि ये हुआ। तो चूना पत्थर यहाँ भी आपका है और यह कैमूर और रोहतास में भी पाया जाता है, तो इसलिए घबराए नहीं, ये जो एक से अधिक मारे होंगे उनके लिए सही है। और एक और बात है दोस्तों कि जो ये है ये कैमूर है, यहाँ पे एक आपका दुर्गा नदी भी बहती है, जलप्रपात भी है, दुर्गा जलप्रपात है यहाँ पे। कैमूर में आपका पिछला बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन था जो कहते हैं कि एक और क्वेश्चन था कि तेलहर जो जलप्रपात है कहाँ से, कैमूर में ये पूछा गया था क्वेश्चन। यहीं से एक कैमूर से ही एक कर्नासा नदी निकलती है जो आगे जाके चौसा में ही, जो बक्सर में चौसा होता है चौसा, और चौसा का युद्ध भी आप लोग पढ़े होंगे कि चौसा का युद्ध हुआ था। तो वहां पे जाके जो है ना गंगा नदी में मिलती है, और गंगा नदी बिहार में पहली बार जो प्रवेश करती है यही चौसा के पास ही बिहार में प्रवेश करती है, और 12 जिलों के साथ जो है बिहार के 12 जिलों के साथ सीमा साझा करते हुए, और ये झारखंड के साहिबगंज से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ये देखा जाए कि ये सब जो है आपका देख लिया, एक बार और देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और ये रोहतास हो गया जो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। देखिए भोजपुर हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 की क्रांति में आड़ा भोजपुर जो नाम सुनते हैं, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। आड़ा यही भोजपुर में है, और यहाँ 1857 क्रांति में जो इसका कुंवर सिंह का जो महल वगैरह था अंग्रेजों द्वारा फूंक दिया गया था, और इसके विरोध में
कई सारे युद्ध कुंवर वीर कुंवर सिंह लड़ते हैं, और कानपुर में भी जाते हैं, नाना साहब से सहयोग भी लेते हैं, उनका सहयोग भी करते हैं, कानपुर के युद्ध भी लड़ते हैं, अलीगढ़ को भी जीतते हैं। इस तरह से मैंने कई कई सारे कहानी है इससे संबंधित। ऐसा आपको लग रहा है कि और भी कुछ जानना चाहिए आपको, तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हम इस टाइप से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो ये हम लोग देखेंगे कि बिहार का जो जिला है उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगे। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन सा जिला है जो बिहार के साथ लगता है। तो दोस्तों पहली बात है कि याद रखिएगा कि बिहार का 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ लग रहा है, और उत्तर प्रदेश का 7 जिला बिहार के साथ लग रहा है। और वो 7 जिला उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा है हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे जो महाराजगंज है, महाराजगंज ये है उत्तर प्रदेश का जो बिहार के साथ लगता है। उसके बाद कुशीनगर है, कुशीनगर आप समझ रहे होंगे। कुशीनगर में आपका जो महात्मा बुद्ध का जो ये देहांत हुआ था, यहीं पे हुआ था, कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में ये देवरिया जिला है, देवरिया जिला बहुत ही प्रसिद्ध है जो आपका उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद में एक है बलिया जिला, बलिया जिला भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा ये बलिया जिला है। और बलिया जिला के बाद में गाजीपुर है। गाजीपुर दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गाजीपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि गाजीपुर में जो है ना एक ऐतिहासिक घटना देखा गया, जो कर्नवालिस था, कर्नवालिस उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहीं पे जो है गाजीपुर में ही उनको दफनाया जाता है। एक तरह से यहाँ पे उनको दफनाया जाता है, जो जलाया जाता है वगैरह वगैरह यहीं पे किया जाता है, यानी कि गाजीपुर में वो उनको दफनाया गया था, याद रखिएगा कर्नवालिस को। उसके बाद बात करते हैं, एक चंदौली है, चंदौली जो 6ठा जिला है बिहार, झारखंड का जो बिहार के साथ, सॉरी उत्तर प्रदेश का जो आपका बिहार के साथ लग रहा है। और 7वां जिला जो है सोनभद्र, सोनभद्र का एक ऐतिहासिक परिदृश्य है दोस्तों। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की घटना है, जो ये बताया गया था कि यहाँ भी सोना बहुत अधिक मात्रा में पाया था। नाम भी है सोनगिरी, सोनभद्र। सोनभद्र जो है कि बहुत ही फेमस झारखंड का जो जिला है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे मैंने सोना का भंडार देखा गया था, ऐसे अनुमान लगाया गया था, लेकिन उसके बाद से ये जो न्यूज थी बंद हो गई। लेकिन ये सोनभद्र जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ये भारत का मैंने कि एकमात्र ऐसा जिला है कि 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और 4 राज्य में बात करें तो ये आपका एक पहली बात करें तो आपका मध्य प्रदेश के साथ जो है सोनभद्र जो सीमा साझा करती है, मध्य प्रदेश के साथ भी। उसके बाद बात करें, देखिए मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ यहाँ से मैंने सीमा साझा करता है। ये आप ध्यान देंगे, यहाँ झारखंड हो जाएगा, इधर मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ जो है ना सीमा साझा करता है। तो छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, और यहाँ देखिए बिहार के साथ भी ये सीमा साझा कर रहा है सोनभद्र। तो यानी 4 राज्य, एक तो हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया झारखंड। ये झारखंड है, नीचे में जो है आपको झारखंड दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है झारखंड, शॉर्ट में लिखा गया है दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा, झारखंड याद रखिएगा, ये झारखंड है। और झारखंड में जो है ना, ये अब बता दिए कि जो 10 जिले बिहार के साथ लगते हैं, और ये सोनभद्र है कि झारखंड के साथ भी लगता है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ के भी साथ लगता है, मध्य प्रदेश के साथ, बिहार के साथ भी लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा सोनभद्र के लिए। सोनभद्र बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ साझा करता है, मैंने सबसे अधिक राज्यों के साथ। और उत्तर प्रदेश भी जान रहे हैं कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये है। बिहार को देखा जाए तो बिहार जो है ना 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया झारखंड, तीसरा हो गया कौन, पश्चिम बंगाल, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बात करें तो बिहार में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पटना है कितने राज्यों से लगता है, तो 9 राज्य के साथ 9 जिला के साथ सीमा साझा करता है, मिस्टेक हुआ, 9 मतलब कितने जिले के साथ लगता है पटना, तो 9 जिला के साथ। वो कौन कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग इसको याद कैसे करें। याद करने का तरीका यह है कि इसको नॉर्थ और साउथ में बांट दीजिए। नॉर्थ में देखा जाए तो गंगा के उस पार जो है ना, ऐसे 4 जिले हैं जो पटना के साथ लगते हैं। जैसे में देख, एक तो सारण हो गया, फिर उसके बाद में आपका वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया। ये 4 जो ऐसे जिले हैं जो पटना से नॉर्थ साइड से लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो ये हो गया लखीसराय हो गया, लखीसराय भी लगता है, नालंदा भी लगता है, जहानाबाद, अरवल हो गया, और भोजपुर हो गया। इधर से मैंने साउथ से एक तरह से देखा जाए तो 5 लगते हैं, और नॉर्थ से 4 लगते हैं, तो टोटल हो गया आपका
9 हो गया। और 9 देखा जाए इसमें याद रखिएगा शेखपुरा जो है ना पटना से नहीं लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शेखपुरा पटना से नहीं लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ देखा जाए कि मैप के आधार पर अगर पूछता है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। और भी बात करें तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है कि हमें लगता है कि आपका यहाँ पे है जो वाल्मीकि नगर उद्यान है, उदयगिरी है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद है आपका वैशाली में एक बरेला झील है, यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं कि बरेला झील यहाँ पे है। बेगूसराय में आपका कांवरताल झील है, पढ़े होंगे बीपीएससी में भी पूछा था। कांवरताल झील जो भारत का एशिया का मैंने सबसे बड़ा गोकुल झील जो है बेगूसराय में है, जिसको कांवरताल झील कहते हैं। इसके बाद में आपका कहा जाए कि आपका कटिहार में भी है, कटिहार में आपका है गोगाबिल जो है झील है, गोगाबिल अभयारण्य भी है, झील भी है, यहाँ पे है। उसके बाद में आपका भागलपुर में भी है कुछ, जैसे में अभी यहाँ भागलपुर में बनाया जा रहा है आपका कछुआ प्रजनन केंद्र वगैरह टाइप का करके भागलपुर में है। रिंगिंग जो पक्षी अभयारण्य है यहाँ भी है। उसके बाद में बात करते हैं तो मुंगेर में कई सारे खनिज पदार्थ, यहाँ सोना भी मिलते हैं। भागलपुर में आपका क्या बोलते हैं, भागलपुर में कोयला वगैरह का भंडार भी मिला है। तो ये मैंने कि साउथ का जो भी जिला है दोस्तों, ये पठारी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ मिलते हैं। और नॉर्थ में जो है कि हमारा बाढ़ क्षेत्र है, इधर सुखाड़ क्षेत्र है। तो बाढ़ वाले क्षेत्र में ज़्यादा जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ होती है, यानी कि जो नदी है उधर ऊपर से नॉर्थ से जो साउथ में नदियाँ आती है, यानी कि नेपाल हो या तिब्बत का एरिया हो या हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ से जो नदियाँ आती हैं बिहार के नॉर्थ क्षेत्र में बहुत बाढ़ लाती है। बाढ़ लाने के कारण यहाँ जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में होता है और उससे फसलें जो है कि अधिक होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन जो जिले हैं और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नॉर्थ वाला हो जाएंगे, साउथ वाला सूखा क्षेत्र है, जिसमें आपका कहा जाए कि अगर नदी की बात करते हैं इसमें, तो अगर आपको लगता है कि नदी वाला ही केवल बनाना है वीडियो तो आप कमेंट करेंगे। और ये बात कर रहे हैं कि ये जो था जो साउथ ये जो नदी है, नदी में देखा जाए कि कौन कौन से नदी नॉर्थ से इसमें गंगा में मिलती है। गंगा नदी तो आपको बिहार को लगभग बराबर भागों में बांटती है। और उसमें देखा जाए तो सबसे पहले आपका घगर नदी है, जिसको सरयू नदी ये आपका उत्तर प्रदेश में बोलते हैं सरयू, और बिहार में आने के बाद घगर नदी है। उसी घगर नदी मैंने घगरा का युद्ध आप लोग सुने होंगे कि कहाँ हुआ था, घगर नदी के पास ही हुआ था। तो ये है। उसके बाद घगर नदी के बाद है कि गंडक नदी है, गंडक के बाद में बड़ी गंडक है। फिर आपके बाद में आगे चल के क्रमबद्ध से देखे तो बागमती है, कमला है, कोसी है। फिर लास्ट में उधर देखे तो महानंदा नदी है, महानंदा करके नदी है जो किशनगंज होते हुए पूर्णिया ये कटिहार होते हुए गंगा में मिलती है बंगाल में जाके। तो वो सब नदियाँ हैं। जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी बिहार की नदी कौन सी है, तो पूरब में देखा जाए तो महानंदा नदी है पूरब में। और उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा करने वाली नदी में देखा जाए एक तो कैमूर एक तो घाघरा नदी है, दूसरा गंडक है, तीसरा एक और देखें तो आपका कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा जो है कि आपका साउथ में देखा जाए तो यहाँ से शुरू होते हुए यानी कि कैमूर के पहाड़ी से निकलते हुए यहाँ चौसा में ये चौसा में ही मिलती है। और जहाँ पे गंगा नदी भी बिहार में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बक्सर में मिलती है, ठीक है, बक्सर जिला में। और उसके बाद एक सोन नदी है, सोन नदी भी है। सोन के बाद में पुनपुन भी है। सोन नदी आपका यहाँ दानापुर में मिलती है गंगा में। फिर पुनपुन फतुहा में मिलती है यहाँ पे देखा जाए। और पुनपुन एक फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी जो है ना आपका पढ़े होंगे, अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाल्गु नदी किस दो नदियों के मिलने के बाद वो जो है फाल्गु कहलाती है या बनती है। तो वो जो था ना, एक जो था मोहना नदी था, मोहना था, एक लीलार गज करके नदी था। लीलार गज या मोहना एक था, एक लीलार जंग या गज था। तो वो दोनों मिल के जो है ना आपका फाल्गु बनती है। और फाल्गु नदी वही नदी है दोस्तों जहाँ पे महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। तो वो था क्वेश्चन जो पूछा गया था बीपीएससी में 68वीं में। और वो नदी जो है आगे चल के फतुहा के पास जो है, फतुहा से पहले जो है कि आपका पुनपुन में मिलती है फाल्गु, और फाल्गु नदी आगे जाके गंगा में मिल जाती है फतुहा के पास, मैंने पूरा फतुहा में देखा जाता है। उसके बाद में ये देखा जाए तो फाल्गु के बाद में आपका पुनपुन भी है। पुनपुन के बाद में
सॉरी पुनपुन नहीं, फाल्गु तो पुनपुन में मिल जाती है। उसके बाद में आपका चंदन नदी है, बदुआ नदी है, और भी कई सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो आपका ये चंदन नदी तो बहुत ही, एक अजय नदी है, अजय नदी, चंदन नदी भी है, अजय नदी है। एक अजय नदी है जो उधर आपका बंगाल की तरफ चल जाती है, मुड़ जाती है। तो ये सब नदियाँ बिहार में देखा जाते है। तो ऐसा चाहते हैं कि हाँ उस पर भी वीडियो बने, तो हम बना देंगे, ऐसे आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये मेन रूप से था निधि। कुछ बात अभी इतिहास से संबंधित दोस्तों बात करते हैं। जैसे में बिहार ऐसा मैंने कि एक क्षेत्र है जो जिसको कहा जाता है कि गणतंत्र की जननी, लोकतंत्र की जननी बिहार को माना जाता है। जो वैशाली से ये शुरुआत हुआ था, पूरा विश्व में कहीं नहीं था ऐसा सिस्टम जो वैशाली में लाया गया था। तो जो कहा जाए वज्जी जो महाजनपद था, वज्जी जो 16 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 16 महाजनपद की जो वर्णन है, जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है 16 महाजनों के बारे में, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उसका 16 महाजनपद उभर के आए थे। और उस समय से देखा जाए कि इसका जो है बहुत ही प्रभाव पड़ने लगा था, बहुत सारे शासक आने लगे थे, क्योंकि उस समय जो है ना उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो चुका था। लोहा का खोज होने का मतलब है कि बहुत सारा मैंने कि हथियार वगैरह का निर्माण होने लगा था। हथियार निर्माण होने का मतलब है ये कि लोग जो है कि एक दूसरे देशों पर आक्रमण करने लगे थे, जीतने की कोशिश कर रहे थे और उसको जीत कर अपने में मिलाने में लगे थे। तो बिहार में एक जो कहा है कि महाजनपद उद्भव होता है, और वो जो बृहद्रथ या जरासंध जो हम लोग महाभारत में देखते हैं, जरासंध को जो भीम द्वारा उसको चीर दिया जाता है दोनों तरफ से, तो वो जरासंध और उनके पिता जो बृहद्रथ थे, तो दोनों मिलकर जो है ना मगध का निर्माण करते हैं। मगध वही आपका पटना और गया का क्षेत्र जो था वो मगध कहलाता था। आज भी उसको माना जाता है, आयोग द्वारा भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है इतिहास शुरू हुआ था, यहाँ से इतिहास शुरू हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि एक और बिहार में, मैंने बिहार में देखा जाए 16 महाजनपद था, जिसमें 3 बिहार में थे। 3 में देखा जाए एक तो मगध था, मगध जो पटना और ये गया क्षेत्र था। दूसरा एक तो जो था वज्जी था, जो पहला गणतंत्र की बात करते हैं वो वज्जी में था। और वज्जी जो है ना 8 संघ में विभक्त था, जिसमें विदेह, मिथिला वगैरह कई सारे मैंने क्षेत्र थे ऐसे मैंने करके जो लिच्छवी वगैरह थे, तो इसी के अंतर्गत आते थे। 8 संघ में विभाजित था ये वज्जी जो वैशाली था। वज्जी की राजधानी वैशाली था, और जो मगध बोल रहे हैं, मगध का राजधानी जो है कि गिरिब्रज या राजगिर बाद में चल के उदयन द्वारा पटलिपुत्रा का किया जाता है, और 1541 में आपका शेरशाह सूरी उसको पटना कर देता है। तो इस तरह से ये था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि जो एक और महाजनपद था, एक और महाजनपद में आपका देखा जाए तो भागलपुर और जो मुंगेर के क्षेत्र होते हैं, भागलपुर जो है ना अंग जो एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी, तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में जो था ये विद्यमान था। और ये जो था क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो महाजनपद थे, जैसे में आपका देखा जाए कि एक जो था आपका जो अंग था और एक मगध था। तो मगध और अंग को कौन सी नदी विभाजित करती थी? तो ये जो नदी थी आपका चंपा नदी थी, ठीक है। तो चंपा नदी विभाजित करती है मगध और अंग को। तो ये ऐतिहासिक जो कुछ घटना देखा जाए तो ये क्षेत्र में देखा जाए ये आपका उस समय अभी का परिदृश्य में देखा जाए कि मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में ये अंग था। फिर आपका यहाँ पटना जो है, पटना और गया क्षेत्र में आपका ये था मगध था। मगध जो है कि ये इतना ही तक बाद में समेट के रख गया, लेकिन इससे पहले जो था पूरा बहुत बड़ा, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कई सारे ऐसे जो विदेशी क्षेत्र थे इसका हिस्सा हुआ करते थे। आज कहा जाए कि पूरा विश्व में कहा जाए विश्व में या विश्व की नहीं बात करते, जो आसपास में भारत के जो देश हैं उन सभी पर जो शासन किया गया यही मगध से किया गया। और मगध का जो यहीं से शासन किया जाता था। यहाँ पे कई सारे महात्माओं का जन्म हुआ, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। चाहे महावीर की बात करें, महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे, महावीर भी किए थे। चाणक्य का धरती रहा है ये। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्यभट्ट की बात करें, बराहमिहिर की बात करें, ठीक है। ऐसे मैंने कई सारे लेखक वगैरह भी आगे चल के यहाँ से जन्म वगैरह लिए और अपने नाम जो है कि देश विदेश में कर रहे हैं। तो ये धरती है एक खाजे की बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहाँ के जो बंदे हैं,
बंदे में वो क्वालिटी है, दम है कि अपनी मेहनत के बल पर हमेशा यूपीएससी निकालते हैं, आईएएस बनते हैं। जो ये धरती है, धरती हमें कुछ सिखलाती है दोस्तों। और ये हमेशा जो है कि ज्ञान की जब धरती ये रही है, लोगों का पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी रहा है। विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। बोध गया हो, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में भी देखा जाए कि यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए कि पर्यटक लोग आते हैं। एक सिमराव गढ़ की बात करते हैं दोस्तों, जो आपका दरभंगा के महाराज जो है कि हमारे क्रांति में बहुत ही अहम भूमिका निभाए थे। कमलेश्वर सिंह के नाम से जो जाना जाता है, या उससे पहले भी कई सारे शासक थे। या हम कहें कि मध्यकाल भारत में आपका एक ऐसा शासक होता है जो मध्यकाल भारत में आपका ऐसा एक शासक होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जैसे मान के चलिए पाल वंश हो गए। पाल वंश से पहले एक आए थे कर्नाट वंश। कर्नाट वंश में आपका देखा जाए तो वो सिमरावगढ़ जो है ना, दरभंगा में एक सिमरावगढ़ क्षेत्र था उस समय, और वहाँ पे वो अपना राजधानी बनाए थे कर्नाट वंश। और वो उसमें देखा जाए कर्नाट वंश के जो शासक थे नन्हे दो थे, पहले में संस्थापक उसका, और उसके लास्ट में जो शासक होते हैं हरि सिंह होते हैं। तो ये दरभंगा का क्षेत्र था, जो दरभंगा महाराज द्वारा भारतीयों को बहुत सपोर्ट किया जाता है। किसान दरभंगा महाराज के विरोध में किसान द्वारा आंदोलन भी किया गया था, जो 1919 के आसपास, यानी 20 असहयोग आंदोलन उस समय स्टार्ट था, उस समय विरोध हुआ था। तो उसका विरोध जो किए थे विद्यानंद करके जो था, अभी बीपीएससी में आपका 68वीं में पूछा गया था। तो इसी क्षेत्र में दरभंगा मुजफ्फरपुर मधुबनी क्षेत्र जो था उस समय ये पड़ता था, और उसी में जो है कि 1920 के आसपास में जो आंदोलन हुए थे, तो वो इन्हीं के नेतृत्व में होता है, विद्यापति के नेतृत्व में हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दरभंगा वाला। और एक और बात है कि दोस्तों ये यहाँ तक तो हो गया। एक और था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पहले जो है कि तिरहुत के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे ऐसे शासक हुए थे यहाँ, मतलब कि आक्रमण किए थे। मध्यकाल की बात करें, प्राचीन की बात करें, या मध्यकाल के, या आधुनिक का, जो आधुनिक काल में अंग्रेज वगैरह आते हैं, फैक्ट्री वगैरह बसाते हैं। जैसे पटना में पहला फैक्ट्री जो है अंग्रेजों द्वारा 1920 में स्थापित किया गया था अस्थायी रूप से, लेकिन बाद में हुए 1620 में स्थापित करते हैं, और अस्थायी रूप से 1651 में अस्थायी रूप से कर देते हैं यहाँ पे, अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। फिर डच भी आपका पटना में करते हैं 1632 में करते हैं, जो आपका 64वीं बीपीएससी में लगभग पूछा गया था, और लगातार वो पूछा गया। 1632 ईस्वी में डचों द्वारा यहाँ पे मतलब फैक्ट्री वगैरह का स्थापना किया गया था। और यहाँ भी आपका देखा जाए जो अंग क्षेत्र था, आप महाभारत भी पढ़े होंगे, तो अर्जुन क्या नाम है उसका, कर्ण को अंग क्षेत्र दे दिया जाता है, जो उस समय का क्षेत्र रहता है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार का क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप में कमजोर है, सभी में कहीं ना कोई कहानी क्रांति हुई है। एक और है दोस्तों, अभी बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस मनाया जा रहा है 15 तारीख को, यानी 15 फरवरी को, और मनाने की भी घोषणा की गई है। वो जो है ना 1932 ईस्वी में एक कांड हुआ था मुंगेर के जो तारापुर है वहाँ पे एक कांड हुआ था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा 32 जो भारतीय नागरिक होते हैं उनको मार दिया गया था। तो बहुत ही भयानक घटना घटी थी मुंगेर में, तारापुर क्षेत्र में। तो उसी उपलक्ष्य में 15 जो फरवरी है उस दिन को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो मैप हमने बताया, मैप को आप बार बार देखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करके, और उसको रिवीजन करेंगे। अपना जो बुक है, जो नोट्स आप बनाते हैं, उसमें इस मैप को बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट हमने पश्चिम बंगाल का लिखा है, सेम उसी तरह से आप बना लेंगे। फिर उसके बाद में जो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट लिख दिए हैं, वो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट अपना कॉपी में बना लेंगे, और बिहार का जो है कि मैंने उससे मैप बना के इसे सजा लेंगे, बेटर होगा। और रिवीजन करेंगे, क्यूज वगैरह करते हैं या ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है कि बिहार का जो इधर हम बताए हैं देवरिया वगैरह, महाराज का जो आपका उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले बिहार के साथ लगते हैं, तो इसका भी क्रमबद्ध से लिख लीजिएगा, सेम क्रमबद्ध वही है। और सोनभद्र के बारे में भी हमने बहुत अच्छा से जिक्र किया, उसका भी ध्यान रहेगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा ऐसा है कि लाभ मिला होगा, और हमें लगता है कि कुछ नवीनतम हम कुछ लेके आए थे, जो आप उस कुछ ऐसे जो क्वेश्चन है कि जो नहीं जान पा रहे होंगे, तो उससे संबंधित अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम नहीं बना पाते वीडियो, हमको उतना ये नहीं रहता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे इससे बढ़िया वीडियोज हैं हम बना के आप सबके सामने उपलब्ध होंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो 69वीं बीपीएससी है उसमें रिजल्ट लाने की अधिक संभावना होगी। हम बिहार से संबंधित मैप या भारत का या वर्ल्ड इस टाइप से हम क्वेश्चन लेते आएंगे, या इम्पोर्टेंट जो करंट है या
कहा जाए कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन या भूगोल से, हम सभी क्वेश्चन पर डिस्क्रिप्शन उसका करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए हम बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इस तरह से लगा होगा कि हाँ बढ़िया हमने आपको बताया है, तो आप सपोर्ट जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम कुछ कहना चाहेंगे। कहा जाए दोस्तों, जिंदगी एक ही है, आपको पता है कि हाँ हम जी रहे हैं, कल क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। जिंदगी एक ही है और एक ही लक्ष्य है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। तो अगर वो भी नहीं हासिल करते हैं तो क्या मैंने जीने का क्या अर्थ रह गया। इसलिए हमें जो हासिल करना है, जो लक्ष्य है हमें पाना है, किसी भी हाल में पढ़ना है, तो कहा जाता है ना कि पढ़ाई इस तरह करो कि कल ही मेंस का एग्जाम हो। यानी कि हम लोगों को लगता है कि कल जैसा मेंस का एग्जाम होने वाला है, आज पढ़ रहे हैं, उस तरह हर रोज पढ़ना चाहिए आदमी को, हर रोज पढ़ना चाहिए। और मेरा एक और कथन है, ये मेरा अपना है, जो हमने बोला है कि पढ़ाई इस तरह करो कि हर आने वाला कल जो है ना मेंस का एग्जाम हो, यानी कि आने वाला हर एक कल जो है मेंस का एग्जाम हो। दूसरा मेरा एक और कथन है कि जो पढ़ रहा है वही जिंदा है। अगर जो पढ़ रहा है वही जिंदा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई इतना बहुत महत्वपूर्ण है, जो अगर आप नहीं करते हैं तो अपने आप को फीलिंग जो दूसरे होता है, ये हम खुद अपने आप से हम समझ सकते हैं और आपको भी समझना चाहिए। और जहाँ तक है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं आपका ग्रोथ होता है। और क्या बोलते हैं, B.R. अम्बेडकर भी बोले हैं कि पढ़ाई वो सैनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए और आप अपना क्षमता को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कीजिए। और एक और बात कहना चाहेंगे दोस्तों, एक और हमने पढ़ते पढ़ते लिख दिया था, जो 68वीं बीपीएससी में देखा जाए तो आया था ये मेरे माइंड में, जैसे मैं सब कुछ भूल जाइए, मैंने दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए या बुक में भूल जाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। और जहाँ तक है कि हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो JS.95 जो ग्रुप या चैनल है मेरा, इसे व्हाट्सअप ग्रुप भी चलता है, लोग डिस्कशन करते हैं, इसे चैनल भी है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा कि कुछ नया कंटेंट हम आपके सामने लाए हैं, तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, कमेंट जरूर करें। और एक और बात है कि हमने जो है कि बहुत सारे रिसर्च वगैरह सर्च किया है, जिसमें है कि पश्चिम बंगाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा होता है बिहार का, ये नहीं पता चला है। झारखंड के साथ नहीं पता चला है, उत्तर प्रदेश के साथ भी नहीं पता चला है। अगर आपको पता होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि नेपाल के बारे में जो है कि आपका बुक में भी दिया है, अन्य जगह पर भी मिल जाता है, लेकिन हमने बहुत सर्च वगैरह किया है, मेहनत करने के बाद भी ये सब नहीं मिला। लेकिन ये सब जो मिला है, हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट डालने का कोशिश किया है, जो आप अन्य कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलिए ओके, बाय।